अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ रिजवान ख़ान और आज की इस वीडियो में हम लोग ये खूबसूरत वेबसाइट बनाएंगे यूजिंग HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो गाइज़, इसके अंदर मेरे पास एक हेडर है खूबसूरत सा, इसमें मैंने एक लोगो इमेज लगाई है। ये नेविगेशन टैब्स हैं जिसके हॉवर पे ये ब्यूटीफुल हॉवर इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। और ये एक इनपुट फील्ड है, ठीक है, जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने एक सर्च आइकन यूज़ किया हुआ है और ये खूबसूरत सा बटन है विथ ब्यूटीफुल हॉवर इफ़ेक्ट के साथ, ठीक है गाइस। ये मेरे पास एक बैनर सेक्शन है जिसके लेफ़्ट साइड पर कुछ टेक्स्ट है और राइट साइड पर मैंने एक इमेज यूज़ की है। ये दो बटन्स हैं विथ ब्यूटीफुल हॉवर इफ़ेक्ट्स, ओके। और ये बटन्स हैं स्लाइडर को मूव कराने के लिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये स्लाइडर मूव हो रहा है, ये चेक कर सकते हैं आप। लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट आप इस स्लाइडर को मूव करा सकते हैं। तो ये खूबसूरत सा स्लाइडर हम अपने वेबसाइट के अंदर बनाएंगे और इस टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन मैंने लगाई हुई है, ठीक है। तो इस एनिमेशन को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इस टेक्स्ट को एनिमेट करवाएंगे। इसके बाद इस बैनर सेक्शन के बाद हमारे पास इस वेबसाइट का ये वाला सेक्शन है जिसमें आप ये खूबसूरत सी गैलरी बना सकते हैं फ्रूट्स के लिए। ये एक खूबसूरत सा कार्ड है, ठीक है। ये टॉप पर इसकी प्राइस मैंने शो करा दी है। ये इमेज है जिसके हॉवर पर ये ब्यूटीफुल हॉवर इफ़ेक्ट शो हो रहा है आपको। ये इसकी हेडिंग है इस कार्ड की और ये एक बटन है जिसके ऊपर एक खूबसूरत सा हॉवर इफ़ेक्ट आपको शो हो रहा है। इस सेक्शन के बाद ये एक बैकग्राउंड इमेज मैंने यूज़ की है, ठीक है, और इसके ऊपर ये खूबसूरत सी हेडिंग लगा दी है टेस्टी फ्रूट्स के नाम से। ये सेक्शन भी हम बनाएंगे और इसके बाद टेस्टिमोनियल का सेक्शन आता है जिसके हॉवर पर ये खूबसूरत सा हॉवर इफ़ेक्ट आपको शो हो रहा है। किस तरह से ये इमेज जो है और ये पूरा कार्ड जो है ब्यूटीफुल हॉवर इफ़ेक्ट के साथ आपको ये शो हो रहा है। इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। इसके बाद ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है। इस कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में एक ये फील्ड्स हैं, फुल नेम, ईमेल और मैसेज की ये फील्ड्स हैं, इनपुट फील्ड्स। ये एक बटन है और राइट साइड पर मैंने एक इमेज यहाँ यूज़ की है, ठीक है। और ये मेरे पास एक सिंपल सा फुटर है इसका, जिसके हॉवर इफ़ेक्ट पर ये हेडिंग्स जो हैं वर्टिकली एनिमेट कर रही हैं। तो इस खूबसूरत से वेबसाइट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, ओके गाइस। तो इसको अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। मैं आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड करके ख़ुद से भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उस ज़िप के अंदर तमाम कोड होगा, ज़िप के अंदर इमेजेस होंगी और जो मैंने लिंक्स इसके अंदर यूज़ किए हैं वो तमाम उसके अंदर मौजूद हैं। आप ख़ुद से भी इसको ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए और इंशाल्लाह इसके बाद आप अपने लिए ख़ुद वेबसाइट बना सकेंगे। तो चलिए गाइस, अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं और अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। इसमें मैंने एक CSS नाम के फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इमेजेस का फ़ोल्डर है, JS यानी जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर है और index.html की एक फ़ाइल है। सबसे पहले CSS के अंदर हम देख लेते हैं। इसके अंदर CSS के अंदर मैंने bootstrap.min.css की एक फ़ाइल रखी हुई है, सही है, जिसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं। ऑल कैरोसेल, इसके अंदर ये जो स्लाइडर आपको मैंने दिखाया था वो ऑल कैरोसेल की मदद से मूव हो रहा है, ठीक है। तो ऑल कैरोसेल का हम यूज़ करेंगे और ऑल थीम डिफ़ॉल्ट.min, ये दो फाइल्स जो हैं ये ऑल कैरोसेल की हैं, हमें लगानी ज़रूरी हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तभी हमारा स्लाइडर काम करता है, ओके गाइस। और ये style.css की फ़ाइल है जिसके अंदर हम अपनी स्टाइलिंग करेंगे। ये इमेज का फ़ोल्डर है जिसके अंदर तमाम इमेजेस मौजूद हैं जो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से हम अपनी इमेजेस को यूज़ करेंगे। और ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। JS के फ़ोल्डर के अंदर bootstrap.bundle.min.js है
ये बूटस्ट्रैप की JS की फ़ाइल है, ठीक है, .js की फ़ाइल है। इसको भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। custom.js के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग होती है उसको करेंगे, जिसे स्लाइडर के अंदर हम लोग थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये एरो बटन्स जो हैं इसको क्लिक करने पर इस पर भी जो है जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत यूज़ हुई है। मैं आपको बहुत आसानी से इसको समझा दूंगा, कोई ज़्यादा मुश्किल कोड है नहीं उसका, ठीक है, तो बिगनर्स भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद jQuery की एक फ़ाइल है जो कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी फ़ाइल है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए अगर आप ये ऑल कैरोसेल यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। और ऑल कैरोसेल की JS की फ़ाइल है, वो भी मैंने यूज़ की है। तो चलिए सबसे पहले अपना हम ये खूबसूरत सा हेडर बनाते हैं और उसके बाद अपना बैनर बनाते हैं। तो हेडर को स्टार्ट करने के लिए हेडर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी फाइल्स जो हैं मैंने कैसे लिंक करवाई हैं, ठीक है। ये CSS के अंदर all.carousel.min.css की फ़ाइल है, ये मैंने अपने हेड के अंदर यूज़ की है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये हेड का टैग है और इसके अंदर ये लिंक करवाइए all.carousel.min.css। उसके बाद ये वाली फ़ाइल जो ऑल कैरोसेल की है all.theme.default.min.css। ओके गाइस, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोजेक्ट का तमाम कोड प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये लिंक उसके अंदर मौजूद होंगे, आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप ऑल कैरोसेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑल कैरोसेल आप लिखेंगे ऑल कैरोसेल 2 और इसके डेमोस पर आ जाएंगे, तो इसके अंदर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Ctrl U करेंगे आप, देखें इसके अंदर ये वाली जो फ़ाइल है all.carousel.min.css और all.theme.default.min.css, यहाँ से डाउनलोड करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, तो जो मैं कोड आपको प्रोवाइड करूँगा वहीं से आप लोग इन लिंक्स को उठा सकते हैं, ठीक है गाइस। और bootstrap.min.css की मैंने फ़ाइल इसके अंदर लिंक करवाई है, बूटस्ट्रैप भी हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने डाउनलोड करके इसको अपनी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बूटस्ट्रैप को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन पे जाना है आपने, और यहाँ से आप लोग ये लाइव लिंक हैं, इसको कॉपी करके भी आप लोग अपने हेड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार नेट के इश्यूज़ आ जाते हैं, तो इस वजह से हम लोग लाइव जो लिंक होते हैं वो यूज़ नहीं करते, ठीक है। वरना यहाँ से भी आप कॉपी करके अपने CSS और ये JS की का जो लिंक है बूटस्ट्रैप का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप डाउनलोड लिखेंगे आप, बूटस्ट्रैप डाउनलोड, और इसके बाद इस वाली लिंक पर जा कर के यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से ये 2 फाइल्स उठा करके अपनी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप की min.css की फ़ाइल लिंक करा दी और JS की फ़ाइल लिंक करा दी। उसके बाद ये फॉन्ट ऑसम का एक लिंक है जिसके अंदर मैंने ये आइकन यूज़ किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये फॉन्ट ऑसम का जो लिंक है वो उसके लिए यूज़ किया है। लाइव लिंक है ये, ठीक है, तो मैं लाइव लिंक ही यूज़ करूँगा। और CSS के फोल्डर के अंदर style.css की फ़ाइल है, ये वाली फ़ाइल, वो भी मैंने प्रोजेक्ट के अंदर लिंक करा दी है ताकि हम अपने CSS जो भी करें तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने स्क्रिप्ट, ये jQuery की एक फ़ाइल है जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है, jQuery.min.js और allcarousel.js, और इस तरीके से custom.js मैंने इसकी बॉडी के अंदर मैंने इसको लिंक कराया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहले अपने हेडर को स्टार्ट करते हैं, ओके, और अपना ये खूबसूरत सा हेडर बनाते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं कि एक हेडर की मैंने फ़ाइल एक हेडर का टैग लगाया और उसके अंदर मैं एक क्लास दूंगा डेस्कटॉप हेडर के नाम से। डेस्कटॉप हेडर के अंदर हम कंटेनर की एक क्लास लगाएंगे जो कि बूटस्ट्रैप की डिफ़ॉल्ट क्लास होती है, ठीक है। जैसे ही आप कंटेनर लगाएंगे कंटेनर की क्लास, तो ये यहाँ से कुछ स्पेस और यहाँ से कुछ स्पेस ले लेगा
और इसको कहते हैं कंटेनर। ठीक है, अभी कंटेनर के अंदर मैं लगाऊंगा एक रॉ की क्लास, और उसके अंदर मैं कॉलम्स को ब्रेक कर दूंगा। एक रॉ के अंदर हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि 12 कॉलम होते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूँगा कि कुछ कॉलम्स के अंदर ये लोगो इमेज आ जाए, कुछ के अंदर ये टैब्स आ जाएं, और एक साइड के अंदर ये जो मेरे पास इनपुट फील्ड है और ये बटन आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ किस तरीके से, .call के अंदर, जिसके अंदर मैं अपनी लोगो इमेज रखूँगा। एक डिव मैंने ओपन किया और इसके अंदर हम एक इमेज का टैग लगाएंगे, और इसके इमेज के टैग के अंदर अपने इमेजेस के फोल्डर के अंदर से logo.png के नाम की एक इमेज है, उसको लिंक करवा देंगे। ठीक है, इस तरह से, और इस इमेज को एक क्लास देंगे इमेज फ्लोट के नाम से। ये बूटस्ट्रैप की बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है। उसके बाद हम लोग .call.md6 के अंदर अपने जो नेविगेशन मेन्यू टैब्स हैं वो बनाएंगे। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट की मदद से हम वो बनाएंगे। li के टैग के अंदर a का टैग। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहला जो लिंक है मेरा वो होम है, फिर फ्रूट्स है, सर्विसेज है और कॉन्टैक्ट अस है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखता हूँ होम, और इसको कॉपी करता हूँ और इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, होम, दूसरा था फ्रूट्स, इसके बाद सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस। तो ये मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट मेरी बन गई है। इसको थोड़ी देर में मैं स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, फिर हम इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे कि कैसे शो हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद मैं इनपुट फील्ड्स और ये बटन बनाऊँगा। ओके, तो एक रॉ के अंदर मेरे पास 12 कॉलम होते हैं। 3 कॉलम्स के अंदर मैंने ये लोगो इमेज लगा दी है, और 6 कॉलम्स के अंदर मैंने ये जो नेविगेशन टैब्स होते हैं इसको HTML के अंदर बना दिया है। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास अब बचता है 3 कॉलम्स और बचते हैं। तो 3 कॉलम्स के अंदर मैं अपना एक डिव लूँगा, जिसको मैं नाम दूँगा इनपुट डिव का। ओके, इसके आगे मैं डॉट लगा देता हूँ, इनपुट डिव, और इस इनपुट डिव के अंदर एक इनपुट का टैग आएगा। ठीक है, और इसके अंदर एक आइकन यूज़ करूँगा जो थोड़ी देर में मैं फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और एक बटन मैंने यूज़ करना है। सो सिंपल मैं यहाँ बटन लिखता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ गेट आ कॉड। ठीक है, इस तरह से। तो ये HTML का काम मेरा हो गया है। अब इसके ऊपर मैं CSS अप्लाई करूँगा अपनी। सबसे पहले मैं जाता हूँ फॉन्ट ऑसम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ताकि वहाँ से हम अपना आइकन वहाँ से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकें। तो मैं आइकन्स के ऊपर यहाँ लिखता हूँ सर्च, और यहाँ से इस सर्च आइकन को क्लिक करूँगा मैं, और क्लिक करते ही इसको क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये कॉपी, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आकर के इसको आपने पेस्ट कर देना है। तो ये इस तरीके से यूज़ कर लेंगे आप। ठीक है, तो मैं अपने इस वेबसाइट को चेक करता हूँ कि किस तरीके से शो हो रही है। तो ये देखें, ये इस तरह से शो हो रही है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर मैंने अभी तक कोई CSS अप्लाई नहीं की है। तो मैं फ़ौरन से चलता हूँ और CSS की फ़ाइल में। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैंने इस डिव को डेस्कटॉप हेडर की क्लास दी थी, और इसी को ही मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और अपनी CSS की फ़ाइल के अंदर जाऊँगा और इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस UL को हम लोग टारगेट करेंगे, और सबसे पहले इसको जो है इस UL को सेट करेंगे। ठीक है, तो मैं CSS की फ़ाइल के अंदर आता हूँ और यहाँ डेस्कटॉप हेडर के बाद
UL लिख देता हूँ और इसके ऊपर लगाता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे हमारी जो लिस्ट है वो अच्छी दिखेगी, ठीक है, मतलब उसकी अलाइनमेंट सेट हो जाएगी। ओके, और इसके बाद क्या करेंगे, दोबारा इस डेस्कटॉप हेडर के अंदर UL और उसके अंदर LI को टारगेट करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे लिस्ट स्टाइल नन। ये जो लिस्ट स्टाइल नन से ये जो डॉट्स हैं ये हट जाएंगे और अभी आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये इस तरीके से मेरे पास शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप के अंदर UL और LI के अंदर A, सही है, यानी इस UL के अंदर ये LI और LI के अंदर ये A का टैग, इसको मैंने टारगेट किया है। इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, 20 ज़्यादा हो जाएगा, 18 पिक्सल दे देते हैं और इसको कलर दे देते हैं ब्लैक। पहले से ही ब्लैक है लेकिन हमें ये मेंशन कराना पड़ता है कि आप कलर कौन सा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस LI को अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी पैडिंग दूँगा। पैडिंग से ये होगा कि ये आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। तो मैं इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। जैसे ही मैं अब ये देखिए रिफ़्रेश करूँगा तो ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, देखिएगा, देखें कितनी खूबसूरती से ये एक दूसरे से दूर चले गए और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी जो है वो कुछ बेहतर हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ, ठीक है। अब इस लोगो इमेज के नीचे, इस लोगो डिव के अंदर मैंने एक इमेज और एक H4 के अंदर ये फ्रूट गाला लिखा था, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास लोगो सही से बना हुआ नहीं है, उसके अंदर ऐसी मैंने फ्रूट गाला लिख दिया है। तो इसको अब मैंने क्या कराना पड़ेगा, डी फ्लेक्स लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैं डी फ्लेक्स लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी अलाइनमेंट्स पहले से अच्छी हो जाएगी। अलाइन आइटम्स सेंटर, ये भी आपको पता है कि कौन सी फ्लेक्स की क्लास है। तो हम जब भी ऐसे पास करवाएंगे इसके अंदर, इस डिव के अंदर, तो आप लिखेंगे डी फ्लेक्स, तो ये वाला काम करेगा। जैसे हमने लिखा था ना डिस्प्ले फ्लेक्स, तो जैसे ही आप इसके अंदर पास कराएंगे तो ये बूटस्ट्रैप की मदद से ये क्लासेस हमें इस तरह से हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। डी फ्लेक्स लिखा, अलाइन आइटम सेंटर करा दिया। अब मैं जाऊंगा अपने ब्राउज़र के ऊपर और ये देखिएगा कितनी खूबसूरती के साथ ये अभी हमें ये शो हो रहा है, सही है। ये तो हेडर मेरा बन गया। मैं इसके बाद इन चीज़ों को थोड़ा सा सेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इस डिव को और इस बटन को क्या करूँगा, कॉपी कट करूँगा और एक डिव ओपन करके इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा और एक क्लास बनाऊँगा। क्लास इस तरह से राइट करूँगा और उसमें लिख दूँगा डी फ्लेक्स। जैसे मैं डी फ्लेक्स लिखूँगा तो इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी सेट हो जाएगी। देखिएगा ये कितनी खूबसूरती से इसकी अलाइनमेंट सेट हो चुकी है। अब इस सर्च आइकन को मुझे यहाँ लेकर आना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस इनपुट डिव को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है गाइस। इनपुट डिव को यहाँ से कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया और इस इनपुट डिव को मैं करूँगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और इस इनपुट डिव के अंदर जो मेरे पास एक आई था, यानी कि आइकन, आई का टैग है ये, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दूँगा। जब भी हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट की बात आती है तो पेरेंट डिव के ऊपर, ये मेरा पेरेंट डिव है, इसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव लगाता हूँ और ये मेरा चाइल्ड है, इस डिव के अंदर ये चाइल्ड है मेरा, ठीक है। तो इसको मैं लगाता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। टॉप इसको दूंगा 10 पिक्सल और राइट इसको दूंगा 10 पिक्सल, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि इस इनपुट के टैग को टारगेट करता हूँ, सही है। इस इनपुट के टारगेट करने के बाद, इस इनपुट के टैग को टारगेट करने के बाद इसको मैं 80% कर देता हूँ। उसकी वजह यह है, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। और बॉर्डर इसका कर देता हूँ नन, और बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। सॉलिड की स्पेलिंग ठीक नहीं है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा और इसको रिफ़्रेश करूँगा
तो ये देखिए गाइस कितनी खूबसूरती से ये मेरे पास अब शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं और अलाइनमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इस डेस्कटॉप हेडर को थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। कैसे? डेस्कटॉप हेडर की क्लास को मैंने टारगेट किया और पैडिंग दे दी। कितनी पैडिंग? 15 पिक्सल अप एंड डाउन से और लेफ़्ट राइट से 0। अब मैं चेक करता हूँ अपने ब्राउज़र पे जा कर के, तो ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये भी दिख रहा है। अभी आइकन को मुझे यहाँ लेकर आना है, ठीक है, और इस बटन को भी थोड़ा सेट करना है। तो चलिए अब मैं ऐसा करता हूँ कि इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, और इस तरीके से भी आप अपनी आसानी के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी आसानी के लिए यहाँ से भी CSS कर सकते हैं। तो इसको मैं ज़रा सेट करता हूँ, ये आपके पास ऐसे ही शो होगा, ठीक है। तो मैं इस आइकन को टारगेट करता हूँ और इसके ऊपर जो मैंने CSS अप्लाई की थी उसको मैंने टारगेट किया। इसको क्लिक करने से आप की ये जो CSS है वो टारगेट हो जाती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस राइट को, सही है। तो ये इस तरह से, और इसको मैं कलर दे देता हूँ। कलर कौन सा दूंगा? फ़िलहाल रेड दे देता हूँ, लेकिन रेड मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप इसको इस तरह से टारगेट करके कलर, ये वाला कलर इस तरह से दे सकते हैं। आपने इसको क्लिक करना है, ये कलर प्लेट आपके सामने शो हो जाएगी, और देन इसके बाद जौन सा कलर आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है उसके ऊपर जाके आपने सिर्फ क्लिक कर देना है। तो ये कलर इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी रूल करना है। आपने अपना राइट माउस का राइट साइड वाला जो बटन है वो क्लिक करना है इसके ऊपर, और ये कॉपी रूल को आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, क्लिक करना है, समझें। और यहाँ आकर के आपने इस आइकन के ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। तो जो CSS हमने वहाँ की थी यहाँ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये मेरे पास अब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इस बटन को टारगेट करता हूँ अपने, जल्दी से इस बटन को मैं टारगेट करता हूँ, और ये इनपुट, इसको भी मैं कोई क्लास का नाम दे देता हूँ, इनपुट मेन का नाम दे दिए, ताकि अगर बाद में मैं कोई बटन यूज़ करूँ और उसकी स्टाइलिंग करूँ तो ये ख़राब ना हो, ठीक है। तो इस डिव के अंदर मेरे पास बटन है, इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने पैडिंग देनी है 8 पिक्सल अप एंड डाउन से और 30 पिक्सल लेफ़्ट एंड राइट से, और इसके ऊपर मैं कलर अप्लाई कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे ब्लैक। इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ये वाला कलर दे दिया मैंने बैकग्राउंड, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर और रिफ़्रेश करके इसको चेक करता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह से क्यों शो हो रहा है, तो मैं चेक करता हूँ, ठीक है गाइस, कि इसकी वजह क्या है इस तरह शो होने। उसकी वजह यह है गाइस कि मैं इस जो मैंने अपने लोगो इमेज को ColMD3 का स्पेस दिया था, तो इसको मैंने ColMD2 का स्पेस कर देना है और इसको मैंने बढ़ा देना है। बात वही है, सही है, यानी 2 और 6 8 और 8 और 4 12, तब भी 12 ही कॉलम है, लेकिन इसको मैंने डिवाइड इस तरह से कर दिया कि ये जो बटन है ये आसानी से उसके अंदर आ सके, ठीक है। तो तब भी मेरा लेआउट वैसा ही रहा, बस इस बटन को थोड़ी स्पेस मिल गई। ओके गाइस, तो अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर जो ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है इसको मैंने ख़त्म कर देना है। तो बॉर्डर को मैंने नन कर देना है। अब मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर आता हूँ, तो ये देखिए इसके ऊपर से जो बॉर्डर है वो हट चुका है। ओके, अब इस इनपुट मेन को मैंने यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, और इसको पैडिंग दे देनी है मैंने टॉप से। जैसी टॉप से थोड़ी पैडिंग दूंगा, यानी ये ऊपर से स्पेस ले लेगा और ये थोड़ा खूबसूरत शो होगा। अब ये जो इनपुट की फील्ड है ये थोड़ा सा इससे ऊपर आ रहा है, तो इसकी भी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ। वो कैसे, इसको मैं पैडिंग टॉप दे करके इसको खूबसूरती से इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसकी सीध में आ चुका है और ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट मेरा जो हेडर है वो तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, इस हेडर को एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, ठीक है। तो मैं हेडर की क्लास को टारगेट करता हूँ सबसे पहले, यानी इसी डेस्कटॉप हेडर की क्लास को मैंने क्या करना है, एक बैकग्राउंड कलर देना है। और फ़िलहाल के लिए मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन नहीं, ये वाला नहीं, मैंने थोड़ा सा और इसको मैंने देना है एक बॉर्डर बॉटम भी इसको एक देना है, ठीक है। तो 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको कलर देना है मैंने कौन सा, ये ऑरेंज कलर, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, और जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आपके सामने ये खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर ये खूबसूरत सा कलर अप्लाई नहीं हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको लाइट किया और ये ठीक है, ये वाला कलर, ठीक है। सॉरी गाइस, इसके ऊपर दोबारा मैं जाऊँगा और इसके ऊपर मैं ये वाला कलर अप्लाई कर दूंगा। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है ये कलर। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, कॉपी रूल, और यहाँ आकर के मैंने इसको पेस्ट कर देना है, ओके। तो जो CSS वहाँ थी वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और इस इनपुट के जो बैकग्राउंड है, ठीक है, मैं जाऊँगा अपनी CSS के ऊपर और इस इनपुट की जो बैकग्राउंड कलर है वो भी मैं सिंपल ये वाला कलर कर दूंगा, यानी F4, ठीक है। ये वाला कलर मैंने अपने इसके ऊपर अप्लाई कर ओके गाइस, तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो हेडर है वो इस तरह से शो क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत इसके नीचे से जो स्पेस है वो काफ़ी आई हुई है। तो हाँ, ये आप देख सकते हैं इस UL के ऊपर कोई मार्जिन अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे टॉप के पर जाता हूँ और H1, H2, ओके गाइस, मैंने H2 से लेकर H1 तक तमाम टैग्स टारगेट किए और पीट को टारगेट किया और अनऑर्डर यानी UL के टैग को टारगेट किया और इसके ऊपर मार्जिन 0 लगा दिया। यानी इसके ऊपर ख़ुद से कोई मार्जिन अगर लग रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जो कि ये विजुअल स्टूडियो कोड अप्लाई कर देता है, तो वो अब नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखिए गाइस, ये मेरा एक खूबसूरत सा हेडर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा और ये जो नीचे से थोड़ी स्पेस इजाफी आ रही है मैं इसको थोड़ा कम कर दूँगा, ठीक है। तो कैसे, मैं यहाँ आता हूँ और बॉटम से इसकी जो पैडिंग है वो कम कर देता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मेरा हेडर बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो मैं यहाँ से इसको दोबारा क्या करूँगा, कॉपी रूल करूँगा और अपने CSS में आकर के इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा जस्ट, ठीक है। और मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा तो ये खूबसूरत सा हेडर मेरा तैयार हो चुका है गाइस, ओके। और इसके ऊपर मैं एक और क्लास लगाऊँगा, कौन सी क्लास, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की। उससे होगा क्या, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जैसी मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये यहाँ से खिसक कर यानी स्पेस लेकर इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब बहुत खूबसूरत दिख रहा है मेरा जो हेडर है। तो मैंने यहाँ आना है और इसके ऊपर इसको अप्लाई कर देना यानी पेस्ट कर देना है, ओके गाइस। सो अब मेरा ये हेडर बहुत खूबसूरत दिख रहा है और इसके बाद इसके ऊपर मैं एक बॉर्डर बॉक्स लगाऊंगा। तो मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर और बॉक्स शेडो CSS बॉक्स, हाँ सॉरी, एक शेडो लगाऊंगा इसके ऊपर जो कि बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो ये तमाम CSS हुए हुए कुछ बॉक्स शेडोज़ हैं, यहाँ से आप कोई सा भी बॉक्स शेडो उठा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको भी फ़िलहाल कॉपी करता हूँ और यहाँ आकर के इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो अभी आप देखिएगा कि जो मेरी फ़ाइल है, कौन सी वाली फ़ाइल थी मेरी, कहाँ गई भाई, ओके गाइस, ये वाली फ़ाइल है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया तो देखें इसका जो शेडो है इस हेडर का ये बहुत खूबसूरत शो हो रहा है, ठीक है गाइस। तो आप बॉक्स शेडो भी इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने करना क्या है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर इस
एरो बटन को लेकर आऊँ तो इसके नीचे एक बॉर्डर बॉटम की लाइन आ जानी चाहिए बॉर्डर बॉटम के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, इस वाली क्लास को कॉपी करना है और जस्ट यहाँ पेस्ट कर देना है और इसके ऊपर हॉवर की एक क्लास लगानी है। कौन सी? हॉवर। और हॉवर के ऊपर इसको जस्ट मैंने कहना है कि बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल और कलर उसका क्या होना चाहिए, ये वाला कलर होना चाहिए। ओके गाइस, और इसको थोड़ी सी मैं पैडिंग दे दूँगा ताकि ये खूबसूरत दिखे। तो पैडिंग दूंगा मैं, पैडिंग बॉटम और 5 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा, इसको मैं 3 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, तो जैसे अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, देखिएगा जैसे ही मैं इसके ऊपर हॉवर लेकर आया तो कोई ओके गाइज, इसकी वजह ये है, ये इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये जो हमने होम लिखा था ये आपने यहाँ नहीं, इस एक अटैग के अंदर लिखना है। इसी तरीके से ये फ्रूट्स भी आपने यहाँ नहीं लिखने, आपने यहाँ से कट करके इसको एक अटैग के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, तो इसको आपने सेट कर देना है। तो अभी जैसे ही हम अपने ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे तो ये देखिएगा इसके ऊपर ये खूबसूरत सी लाइन शो हो रही है, लेकिन ये ब्लैक लाइन भी शो हो रही है। ये क्यों हो रही है मैं आपको अभी बताता हूँ। style.css के अंदर आपने जाना है और इसके अंदर आपने लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, अब आप रिफ़्रेश करके देखिए, ये देखिए बहुत खूबसूरत सी ये बॉर्डर बॉटम की लाइन इसके ऊपर शो हो रही है। ओके गाइस, तो ऑलमोस्ट मेरा जो हेडर है वो रेडी हो चुका है। बस इस बटन के ऊपर मैंने थोड़ी CSS अप्लाई करनी है इसके हॉवर के ऊपर। ओके गाइस, तो मैं इस बटन को टारगेट करूँगा यहाँ से। तो जस्ट आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है और इसके हॉवर के ऊपर आपने इसके CSS अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो बॉर्डर मैंने इसको देना है तो 2 पिक्सल और इसका जो कलर टेक्स्ट है वो अप्लाई कर देना है ये। ओके, और बॉर्डर इसके ऊपर मैं यहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ और 2 पिक्सल ट्रांसपेरेंट। ओके, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि शो नहीं होगा, बस वो 2 पिक्सल सॉलिड इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर हॉवर करूँगा तो ये सही से शो नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि मैंने इसके हॉवर के ऊपर इसके बैकग्राउंड कलर को क्या करना है, नन करवाना है, ठीक है। तो ये हॉवर के ऊपर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो नन हो जाएगा। तो अब देखिए गाइस, अभी भी अप्लाई नहीं हुआ। ओके गाइस, बैकग्राउंड कलर नन अगर काम ना करे तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट अगर आप लिखेंगे तो ये देखिए गाइस अब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, और इसके ऊपर मैंने एक और क्लास लगानी है इस बटन के ऊपर, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। जैसे ही आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर आकर, तो ये देखिए ये खूबसूरत सा स्मूथ आपको इफ़ेक्ट देगा।